Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. मैट्रिक्स बनाने का तरीका तो हमें आ गया, लेकिन अब मैट्रिक्स एक दफ़ा अगर आपने जनरेट कर लिया, जैसे मैं अभी आपके सामने एक जनरेट करता हूँ, मैं A इक्वल टू एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ 1 3 5 7 और जो सेकंड रो है इसकी, इसमें 2 4 6 8 और फिर एक दफ़ा थर्ड रो भी लिख देते हैं 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स हो गए और इसके अलावा 6 7 8 9। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमने मैट्रिक्स बनाया है वो किस टाइप का है। चेंज फोल्डर का ऑप्शन मेरे पास आ गया कि वो क्यों आया है, क्योंकि मैंने जो एम फाइल बनाई हुई थी यहाँ से करंट फोल्डर मेरा वो नहीं था। तो A इज़ अ 4x4 मैट्रिक्स, आप इस पर डबल क्लिक करें, ये 4x4 मैट्रिक्स आपके सामने आ गया है। इसका साइज़ भी आपको पता चल गया, यहाँ से भी नज़र आ रहा है आपको 4x4 है। तो अब एक 4x4 मैट्रिक्स है आपके पास, तो इस मैट्रिक्स को हमने बना तो लिया, लेकिन अगर आप इसके अंदर से एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब आपको पूरा मैट्रिक्स चाहिए, एक सर्टन मैट्रिक्स का माइनर चाहिए, तो उसके लिए आप इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास एक मैट्रिक्स या दो मैट्रिक्स को ज्वाइन करके आपने एक तीसरा मैट्रिक्स बनाना है, तो उसके लिए हम कंकैटिनेशन का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इंडेक्सिंग और कंकैटिनेशन पे है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन में आप दो एरेज को या मैट्रिसेस को आप मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें जैसे मैं एक सी मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसमें मैं अब दो को मर्ज करूँगा। देखें, ए और ए मैट्रिक्स आया और इसी के साथ इसी के नेक्स्ट कॉलम में ए मैंने दोबारा लिख लिया। आपको पता है कि जब आप मैट्रिसेस टाइप कर रहे होते हैं, यहाँ पे इसके सिंटेक्स में है कि जब आप स्पेस या फिर कॉमा दे के कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो नेक्स्ट कॉलम में आती है। तो सी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ए और उसके आगे मतलब नेक्स्ट कॉलम में फिर ए पड़ा हुआ है। ठीक है, चेक करते हैं। ए का साइज था 4x4, लेकिन मैंने क्या किया, सी में ए और उसके नेक्स्ट कॉलम में फिर ए लिख लिया। तो अब इसका साइज क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी कॉलम्स इंक्रीज हो गए हैं तो एक का साइज, रोज उतनी रही हैं, तो एक सी का साइज 4x8 हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सी का साइज 4x8 है। अब हम कमांड विंडो में जाके एक दफ़ा चेक करते हैं कि सी एक्चुअली बना क्या है। देखिए, सी में पहले आप इधर देखें तो ये यहाँ तक आपको ए नज़र आएगा और इस लाइन के बाद भी आपको ए नज़र आएगा। तो एक्चुअली आपने ए के आगे ए अपेंड कर दिया। यही काम आप कॉलम में भी कर सकते थे, ठीक है, सॉरी रोज में भी कर सकते थे। तो पहले क्या था, अभी हमने क्या किया, अभी हमने हॉरिजॉन्टल कंकैटिनेशन कर दिया कि ए के आगे हमने ए रखा है, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंकैटिनेशन। हॉरिजॉन्टली आपके जो एरे है उसका साइज इंक्रीज हुआ है। सी को अगर देखें आप, तो जो कि कंपोज करा था ए और ए को, ए के आगे हमने ए लिखा हुआ था। इसी तरह अगर हम वर्टिकल लिखना चाहें तो ये वर्टिकल कंकैटिनेशन हो जाएगी, ए और उसके नीचे ए। चेक करते हैं, अब इसका साइज, इसमें रोज इंक्रीज हो गई हैं। तो सी अगर हम टाइप करके देखें कमांड विंडो में, तो ये है हमारा ए सी, जिसमें ऊपर की तरफ ये ए है और नीचे फिर एक और ए मेंशन हो गया। तो आप इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह इस तरह के काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और ए से डिवाइड करके चेक करता हूँ, तो आपको अब सी उसी साइज़ का लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ नजर आएगा। तो आप इसके साथ मतलब इसके अंदर कंप्यूटेशंस या मैनिपुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये था जी एक सिंपल सी कंकैटिनेशन। तो कंकैटिनेशन में हम मज़ीद भी देखेंगे कि कंकैटिनेशन को कैसे डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। अभी के लिए फ़िलहाल ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंकैटिनेशन थी। हाँ, अगर आप एक बी मैट्रिक्स लेते हैं और बी मैट्रिक्स का जो साइज़ है, बी मैट्रिक्स मैं ऐसे लेता हूँ कि इसको मैं वंस का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ और इसका साइज़ है जी 3,2। ठीक है, तो अब जब आप इसकी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंकैटिनेशन करेंगे ए के साथ, तो वो डिफरेंट तरीके से होगी। अब देखिए, मैं ए के आगे बी लगा रहा हूँ। ठीक है, ए का साइज़ क्या है, पहले मैं यहाँ तक इसको, मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी की सारी ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट हो जाए। मैं इसके लिए इनको सेलेक्ट करके प्रेस करते हैं तो या फिर आप सेलेक्ट करके ये प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे वेरिएबल्स नज़र आ जाते हैं ए और बी,
जो भी वेरिएबल जितने भी आपने सेलेक्ट किए थे, जितनी भी लाइंस आपने सेलेक्ट की थी, उसमें मौजूद जितने भी वेरिएबल्स हैं, हमारे पास 2 ही हैं, तो यहाँ पे 2 आ चुके हैं। अब ये ए और बी हमारे पास आ गए हैं। ए का साइज़ जो है वो आपके सामने, मैं यहाँ पे आपको साइज़ दिखाता हूँ, वहाँ पे भी नज़र आ रहा है वर्क स्पेस में, साइज़ 4x4 है। और बी का साइज़ ऑफ बी 3 है। तो क्या ये कंकैटिनेशन इनकी होगी कि नहीं होगी? मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एरर आ गया। डायमेंशंस ऑफ एरेज बीइंग कंकैटिनेटेड आर नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर आप इनको हॉरिजॉन्टली कंकैटिनेट कर रहे हैं तो इनके रोज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मैं रोज इक्वल करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं, ठीक है, जब चेक करते हैं कंकैटिनेशन हो गई। ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टली इनको कंकैटिनेट करें, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये बी का है और ये जो पहला वाला पार्ट है ये ए का है। अगर आप हॉरिजॉन्टल कंकैटिनेशन करना चाहते हैं तो इन दोनों मतलब 2 जो या 3 या 4 जितने भी आपने कंकैटिनेशन करने हैं उनकी जो रोज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये 3 भी कंकैटिनेट करके दिखा देता हूँ। सी, देखिए पहले यहाँ पे ए आया हुआ है, उसके बाद फिर बी है, उसके आगे फिर ए अपेंड हो गया। अगर यहाँ पर मैं वर्टिकल कंकैटिनेशन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अब एरर के चांसेस हैं, एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो बी है वर्टिकल कंकैटिनेशन में आपके कॉलम्स सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ए के कॉलम से 4, ये आपके यहाँ पर ये मेंशन्ड है 4, और बी के कॉलम से 2 और ए के फिर कॉलम्स 4 है। तो अगर मैं इसको भी 4 कर लूँ, ठीक है, या फिर 4 कर लूँ, तो या फिर इसे 2 या 3, ये जो भी हो, ठीक है, ये जो भी हो, मैंने फर्स्ट को हाईलाइट किया हुआ ये रोज़ है, तो रोज़ जितने भी हों लेकिन कॉलम्स अगर आपके पास 4 हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए जी, ठीक, पहले ए है, उसके बाद फिर ये बी मैट्रिक्स आ गया और उसके बाद फिर ए मैट्रिक्स आ गया। तो ये था जी कंकैटिनेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू। हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियोस में साथ साथ जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हम यूज़ मतलब न्यू बिल्ट इन फंक्शंस आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो अब हम आते हैं, एक फंक्शन है मैजिक के नाम से। ठीक है, मैजिक के नाम से फंक्शन है। अगर आपको पता नहीं है कि मैजिक फंक्शन क्या है तो आप डॉक्यूमेंटेशन में, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैजिक के नाम से फंक्शन है, ये मैजिक स्क्वायर आपको बना के देता है। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने मैजिक पे क्लिक किया तो ये मैजिक और उसमें n आपने लिखना है। और ये क्या करता है, फर्स्ट मैंने अगर फर्स्ट करो मैजिक 3 लिखा है तो मुझे 3x3 का एक मैजिक स्क्वायर बना के देगा। और उस मैजिक स्क्वायर का मतलब इसका फ़ायदा क्या है, इसका बस ये है कि आप अगर रो वाइज या कॉलम वाइज इसका समेशन करें तो इक्वल आता है। 8, 1 और 6 को सम करें या फिर 8, 3, 4 को सम करें तो वो इक्वल आता है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैजिक स्क्वायर एक 4x4 का बना लेते हैं। तो आपको यहाँ पे जस्ट 4 लिखना होगा और मेरा जो मैट्रिक्स है उसका नाम है ए। चेक करते हैं कि क्या मैंने यहाँ तक ठीक किया है, क्या मेरा वाकई मैजिक स्क्वायर बन रहा है। इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं। 16, 2, 3 और 13 को ऐड करें या 5, 11, 10 और 8 को ऐड करें तो जवाब सेम आएगा। तो चेक करने के लिए आपको पता है कि एक फंक्शन लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, वो था सम। अगर आप सम यूज़ करें तो आपको कॉलम वाइज सम रिटर्न करता है। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ कॉलम वाइज सम। ये मैंने एक वेरिएबल लिया है कॉल सम के नाम से। चेक करते हैं कॉल सम में क्या आता है। देखिए कॉल सम में 34, 34, 34 मतलब सारे कॉलम्स का सम इक्वल है। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था कि अगर आप किसी तरह अगर आप ये चाहते हैं, क्योंकि ये फंक्शन तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम का सम रिटर्न करता है, तो अगर आप चाहते हैं कि रोज़ का सम रिटर्न करे तो आप अपने एरे को या अपने मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज जब लेंगे तो वो एक्चुअली आपके कॉलम का सम बताएगा, लेकिन आपके जो मैट्रिक्स है वो उसकी रोज़ होंगी ट्रांसपोज की फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ पे मैं इसका ये भी चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ आ जाए कि ये रो सम हो रहा है। ठीक है, इसको चलाते हैं तो रो सम ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी नज़र आ रहा है बराबर है। तो इसी वजह से इसे मैजिक स्क्वायर कहते हैं कि जिसके रोज और कॉलम्स है ना इक्वल होते हैं। दैट इज क्लियर ऑल। तो और CLC भी कर लेते हैं। तो मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया है अब जो कि मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि ए यहाँ पे आ जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग की।
इंडेक्सिंग में अब मैं ज़रा यहाँ पर आपको ए एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ए क्या है, ए ये है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये चाहते हैं कि ए का 1, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें 16 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब अगर आप ए और ब्रैकेट्स में 1 लिखते हैं तो ये आपको पहला एलिमेंट रिटर्न करेगा, पहला एलिमेंट 16 ही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो ये आपको दूसरा एलिमेंट रिटर्न करेगा, दूसरा एलिमेंट 5 है। और याद रहे कि ये कॉलम वाइज चलता है, ये 16 पहला एलिमेंट होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिर पांचवा होगा। तो कॉलम वाइज नंबरिंग होती है इसकी। तो ये नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, ये नंबर 16 तक जाएंगे। 16th एलिमेंट क्या होगा, 1। चेक करते हैं, ए 16, ये 1 आएगा। इसी तरह ए 15 क्या आना चाहिए, ए 15 12 आना चाहिए। चेक करते हैं, ए 15 12 आता है, ये देखेंगे ए 15 12 है। इसी तरह आप कोई भी नंबर एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग, तो इसको हम लीनियर इंडेक्सिंग कहते हैं। एक एक इंक्रीमेंट से चल रही है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें 16, अब ए में 16 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए 17, वो जो कि है नहीं, तो यहाँ पर आपके पास एरर आएगा, इंडेक्स एक्सीड द नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स, जो कि कितने हैं, 16। तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। तो ये था एक सिंपल सा मेथड जिसमें आप अपने एरे के एलिमेंट्स जो है ना वो शो करवा सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर फर्ज करें आपका कहीं पे दिल करता है, आप ये कहते हैं मिसाल के तौर पर मैं ये दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने क्लियर ऑल कर लिया था और ए यहाँ से गायब हो गया था। अब अगर ए ऐसे लिखते हैं 2:10, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने सिर्फ 2 नहीं लिखा, आपने 2 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। ये आ गया जी आपके पास 2 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स। तो मैं दोबारा से यहाँ पे ये ये CLC करता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ए ये है और आपने क्या करवाना है, मैं ए 2 से लेके 10 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये 2 से लेके 10 एलिमेंट्स सारे के सारे इसने करवाए। देखते हैं कैसे करवाए। 2 नंबर, एलिमेंट नंबर 2 क्या है, 5। एलिमेंट नंबर 2 5 है। एलिमेंट नंबर 3 क्या है, 9। एलिमेंट नंबर 4 क्या है, 4 5 6 5। एलिमेंट नंबर 5 क्या है, 2। एलिमेंट नंबर 6 क्या है, 11। एलिमेंट नंबर 7 ही है। एलिमेंट नंबर 8 14 है। एलिमेंट नंबर 9 3 है और एलिमेंट नंबर 10 ही है। तो ये आपके पास एक एरे आ गया जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। कौन से इंडेक्स से, सेकंड इंडेक्स से लेके 10th इंडेक्स तक। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि सेकंड से लेके 10 तक आए लेकिन उनके दरमियान 2 का गैप हो, तो ये भी आ सकता है। क्या होगा, 5 के बाद एक छोड़ के 4, ये देखिए 4 आ गया। फिर 4 के बाद एक छोड़ के 11 के बाद एक छोड़ के 14, देखिए 11 के बाद एक छोड़ के 14 और 14 के बाद एक छोड़ के 10। तो दरमियान में 2 का गैप रखा हुआ। ये आपको कॉलन ऑपरेटर लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इससे प्रीवियस वीडियोस में आपको पता चल चुका है। तो ये था एक लीनियर इंडेक्सिंग एरेज की। अब अगर फर्ज करें आपके पास, ये इसको मैं जरा क्लोज CLC कर दूं। अब अगर फर्ज करें आपके पास आप एक इस तरह इंडेक्सिंग नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हैं कि मैं रोज और कॉलम्स के जरिए, मतलब I और J की फॉर्मेट में इंडेक्सिंग करूं, तो वो कैसे होगी। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A 4,2, तो इसका मतलब ये जो आप 4,2 लिखते हैं, इसमें 4 का मतलब है कि 4th रो और 2nd कॉलम। तो 4th रो और 2nd कॉलम वाला एलिमेंट क्या है, अब अभी हम चेक करते हैं। ये है 14। देखिए 4th रो और 2nd कॉलम वाला एलिमेंट क्या है, 14। आप इसी तरह मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, कंप्यूटेशंस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। A 4,3 प्लस A 3,1, ठीक है। तो 3,1 क्या चीज़ है, चेक कर लेते हैं। 3 3rd रो और 1st कॉलम 9, इन दोनों को ऐड करके इसने रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो इंडेक्सिंग इस तरीके से भी हो जाती है। अब फर्ज करें आपके पास, अगर आप ये चाहते हैं कि आप समेशन करें, ठीक है, और समेशन इस तरह करें, मैं यहाँ पर सम लिखता हूँ। सम लिख के A 1 2 प्लस A 1
4, इनको सम करें और रिजल्ट एस में चला जाए, ये भी हो सकता है। एस का रिजल्ट भी आपके सामने आएगा, मतलब आपने 1 2 और 1 4 को ऐड किया तो आंसर 15 आया। ठीक है, चेक कर लेते हैं 1 2 और 1 4 को ऐड करें तो आंसर 15 आता कि नहीं आता। इसके लिए हम ए को चेक करेंगे। 1 2 है क्या, 1 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है, और 1 4 क्या है 13, तो 2 और 13 का आंसर 15 आता है। तो एस में 15 स्टोर हो चुका है। लेकिन अगर आप फर्स्ट करें यहाँ पे 5 लिखते हैं तो फिफ्थ रो जो कि है ही नहीं, तो आपके पास एरर आएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसने एरर दे दिया। ठीक है, इंडेक्स इन पोजीशन 2, इंडेक्स इन पोजीशन 2, ये पोजीशन नंबर 1 है और ये पोजीशन नंबर 2 है। पोजीशन नंबर 2 एक्सीड्स एरे बाउंड्स, मस्ट नॉट एक्सीड 4, क्योंकि आपका जो एरे है वो 4 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इससे कम आप वैल्यूज इसके अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि एरे आपका 4x4 का है। इसको CLC कर देते हैं, तो एरर्स भी आपको साथ साथ हम दिखा रहे हैं। इसी तरह अगर आप मतलब बेशक यहाँ पे भी लिख के देख लें, A 5 3 चलें 3,5 लिखते हैं तो वो एरर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ कॉलम हमारे पास है ही नहीं। हाँ, लेकिन एक और तरीका है, एक और तरीका ये है कि अगर आप ऐसे करते हैं कि A की, मैं पहले ऐसा करता हूं कि A को किसी और पे असाइन करता हूं, x = A, मतलब अब x जो है उसमें A ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करें तो x और A दोनों सेम ही हैं। आप बेशक यहाँ पे चेक कर लें, A के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई है और x की वैल्यूज पड़ी हुई सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके दोनों को इक्वल किया हुआ है। अब अगर फर्ज करें आप कहते ये हैं कि x के 4th रो और 5th एलिमेंट की जगह पे 12 प्लेस कर दो, चलिए कोई बड़ा नंबर कर देते हैं, 120 प्लेस कर दो, तो बात तो सीधी सी है कि 4th रो है लेकिन 5th कॉलम है ही नहीं। तो मैटलैब इस चीज को देखता है कि ये यूजर 4th रो और 5th पोजीशन की जगह पे 120 प्लेस करना चाह रहा है, तो ये 120 प्लेस करेगा, इस तरीके से प्लेस करेगा कि एरे का साइज भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे बड़ी मजे की चीज है कि जब यहां पर आप x को टाइप करेंगे तो उसने 4th रो और 5th पोजीशन की जगह पे 120 प्लेस कर दिया, और एरे का साइज या एरे की शेप बनाने के लिए, क्योंकि अब जारी बात है अगर 120 आ गया तो इसके ऊपर भी एलिमेंट्स होने चाहिए ताकि एरे की शेप बने या फिर मैट्रिक्स की शेप बने, तो उस जगह पर ये जीरोस खुद ही लगा लेगा। तो ये मैटलैब की एक खूबसूरती है कि आप न्यू एलिमेंट जब इंसर्ट करते हैं तो वो न्यू एलिमेंट इंसर्ट होने देता है, न्यू कमर एलिमेंट को मतलब वेलकम करता है, और लेकिन फिर बाद में एरे का साइज उसी लिहाज से चेंज कर लेता है। इसी तरह अगर आप इसको मतलब आपने अगर ए है, ए आपने बना लिया, जैसे कि मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ए हमारे पास ये है, ए हमारे पास ये है, ए मैजिक 4। तो इसके अंदर अगर फर्ज करें मैं किसी भी एलिमेंट को अपडेट करना चाहता हूँ, मतलब ये है कि मुझे 15 यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, 15 एक्चुअली क्या है, 15 है जी 4th रो और 3rd कॉलम। तो मैं क्या करता हूँ जी, ए 4th रो और 3rd कॉलम में 15 की जगह पर मैं चाहता हूँ 13 आ जाए। ठीक है, चेक करते हैं क्या होता है। ठीक है, चेक किया, ये देखिए 15 की जगह पर आप क्या आ गया 13, मतलब आप किसी वक्त अपडेट भी कर सकते हैं अपने एरे को। दूसरा ये कॉलन ऑपरेटर्स की हम बात कर रहे थे, मुझे याद आ गई है, तो 0 से लेके अगर आप पाई तक जाते हैं तो पाई एक्चुअली पता है आपको क्या चीज़ है, पाई है 3.1416, क्योंकि ये 0 से लेके पाई तक जा रहा है 0 1 2 3, ये क्योंकि हम 3.14 ये पॉइंट्स में बात नहीं कर रहे अभी। तो अगर हम 0 से लेके, क्योंकि आपको पता है कि 0 से लेके पाई तक के दरमियान कितने का इंक्रीमेंट ये सपोज कर रहा है, ये 1 का इंक्रीमेंट सपोज कर रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ बन रही है। हाँ, अगर 0 से लेके π/4 का इंक्रीमेंट दूं और पाई तक जाऊं, ठीक है, तो अब आपको जाके पॉइंट्स की वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि अब मैंने दरमियान में पॉइंट्स वाइज इंक्रीमेंट दिया, वरना ये इंक्रीमेंट क्या होता है, वरना इंक्रीमेंट 1 का होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इंटीजर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है, आप कॉलन ऑपरेटर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट्स में भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं, आपने इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि ए की सारी रो
या सारा कॉलम आप एक ही दफ़ा देख लें। जैसे ए की फर्स्ट रो मैं इस तरह लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको लिखने का तरीका ये है कि ए की फर्स्ट रो का मतलब ये है, ये फर्स्ट रो पूरी 16, 2, 3 और 13, तो फर्स्ट रो और सारे कॉलम्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो के अंदर ये कॉलम्स तो सारे के सारे आएंगे, तो इसलिए ये जो कॉलन ऑपरेटर है अकेला, सिर्फ सेपरेट अकेला यूज़ करना है आपने, जिससे ये लगेगा कि ए की फर्स्ट रो है और सारे के सारे कॉलम्स हैं। यही काम आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ए आर। तो ये आपके पास 16, 2, 3, 13 ये जो कि फर्स्ट रो थी ए की वो आ गई है। इसी तरह अगर आप फर्स्ट कॉलम लाना चाहते हैं तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। ये देखिए 16, 5, 9, 4 ये फर्स्ट कॉलम आपके सामने आ गया 16, 5, 9, 4। तो इसी तरीके से आप फोर्थ रो भी निकाल सकते हैं, ये फोर्थ कॉलम भी निकाल सकते हैं और सेकेंड रो और सारे कॉलम्स करके सेकेंड रो भी एग्जीक्यूट कंप्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं किसी एक पूरी रो या पूरे एक कॉलम को। लेकिन इसका क्या मतलब होगा, सारी रोज और सारे कॉलम्स? इसको चेक करने के लिए अब हम ए को यहाँ पे प्रेस करते हैं, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो A1 को चेक करते हैं, तो सॉरी ये A1 को चेक करते हैं, तो A1 एक्चुअली सारा मैट्रिक्स ही है। तो इसका मतलब सिर्फ यही था कि सारी रोज और सारे कॉलम्स, मतलब ए की सारी रोज और सारे कॉलम्स आपने उठा के A1 में डाल दी। तो बात एक ही है कि इसको अगर ए कॉलम करते हैं या फिर जस्ट A इक्वल टू A1 करते हैं तो बात एक ही है। अच्छा, अब डिलीटिंग की तरफ आते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप रो या कॉलम कोई डिलीट करें ना, तो उसका तरीकाकार ये है कि अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें और ए को चेक करें तो ये ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 16, 2, 3, 13 वगैरह पड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी फर्स्ट रो डिलीट हो जाए। फर्स्ट रो आपको पता है फर्स्ट रो कैसे कॉल की जाती है, फर्स्ट रो और सारे कॉलम्स का मतलब है, इसका मतलब है फर्स्ट रो। तो मैंने ए ले लिया और उसके इक्वल अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स के मतलब एम्प्टी मैट्रिक्स के इक्वल करता हूँ, तो ये फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी। चेक करते हैं जी, अब दोबारा से ए चेक करते हैं, दोबारा से ए जब चेक करते हैं तो ये अब इसका साइज कम हो गया, इसकी एक रो कम हो चुकी है और एक रो डिलीट हो चुकी है। सेम केस आप दोबारा से, मैं इसको ख़त्म करता हूँ और ए दोबारा से बनाता हूँ, ए दोबारा से आ गया। अब मैं अगर इसका कोई कॉलम ख़त्म करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, तो वो भी हो सकता है। आप जस्ट लिखें कोई कॉलम, फर्स्ट के मैं थर्ड कॉलम अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो थर्ड कॉलम लिखने का जो सिंटेक्स है वो ये है, और डिलीट करने के लिए आप जो है ना एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे, इसको एंटर करें। अब दोबारा जब ए को चेक करेंगे तो ए में से थर्ड कॉलम जो है ना वो डिलीट हो चुका है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक एलिमेंट डिलीट करें, क्योंकि एक एलिमेंट जब डिलीट होगा तो उससे एरे का जो या फिर मैट्रिक्स है इसका जो शेप है वो ख़राब हो सकती है। तो अगर मैं एक एलिमेंट को किस तरह लिखते हैं 2, 3 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, नल असाइनमेंट कैन ओनली हैव वन नॉन कॉलन मैट्रिक्स। तो जिसकी वजह से एरर आ जाएगा कि आप एक एलिमेंट को इसमें डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहें और लीनियर इंडेक्सिंग के जरिए डिलीट करना चाहें, वो किस तरह डिलीट होगा अब ये चेक करते हैं। फर्स्ट क्या, मैं सेकंड नंबर से, क्योंकि मैं लीनियर इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, इसमें मैं रोज कॉलम नहीं लगाना चाह रहा, जो मैंने शुरू में बात की थी कि अगर आप A1 लिखते हैं तो पहला एलिमेंट आ जाता है, A5 लिखते हैं तो फिफ्थ एलिमेंट आ जाता है, और ये चीज़ कॉलम वाइज होती है। तो अगर मैं A2 से सेकंड एलिमेंट से लेके 12 एलिमेंट तक के एलिमेंट्स अगर डिलीट करना चाहता हूँ और दरमियान में मैं जो गैप है वो 2 का देना चाहता हूँ, तो ये एलिमेंट्स डिलीट हो सकते हैं। लेकिन इस तरह एलिमेंट डिलीट होंगे कि अगर आपका एरे जो आपका मैट्रिक्स है उसकी शेप पे फर्क ना पड़े। चलिए हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसने सारे के सारे एलिमेंट्स आपको दिखा दिए हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं होंगे, एलिमेंट नंबर 2 जो ए का एलिमेंट नंबर 2 था, 4 था, 6 था, 8 था और 10 था। तो इस तरह जो है ना आप एलिमेंट्स डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जस्ट सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सिंग और कंकैटिनेशन के मुतालिक थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि
आप मैथमेटिकल फंक्शंस को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।